वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर चल रहा था हमारा सारणिक, और सारणिक को आज करेंगे अपन फिनिश। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले पीवाईक्यू से। कुछ डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन है, पहले वहां करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखो यदि a बराबर x बराबर एक्स वाई जेड ट्रांसपोज पी एक्स बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, जबकि p बराबर 1 2 1 -2 3 -4 1 9 -1 है, तो A 2020 का प्रश्न है। तो A ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें रिक्त समुच्चय को फाई से शो करते हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया फाई। सेकंड, एक अवयव वाला समुच्चय, एक अवयव वाला समुच्चय, दो से अधिक वाला समुच्चय, और है दो अवयव वाला समुच्चय। सेट मतलब समुच्चय, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 2020 का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, एक अवयव वाला समुच्चय, दो से अधिक अवयव वाला समुच्चय, और दो अवयव वाला समुच्चय। क्या दिया हुआ है? x बराबर जो है एक्स वाई जेड का ट्रांसपोज। इसका मतलब जो x है वो इस प्रकार का दिखेगा, ट्रांसपोज है ना, इस प्रकार का दिखेगा। p आपको दे रखा है x, p गुणा x बराबर 0 बोला है, p गुणा x बराबर 0, ठीक है। तो ये अपन लिख लेते हैं, लिखो पहले एक तो p का परिमाण निकाल के दो। परिमाण क्या? डिटरमिनेंट, सारणिक का मान। p के सारणिक का मान निकाल के दीजिए। p के सारणिक का मान निकालिए। p का सारणिक वही वाला -2, और देखो 1, ये कट गया, माइनस का 3 प्लस का 36, जीरो आ रहा है यार, जीरो आ रहा है। तो ये 0, p का डिटरमिनेंट 0 आया। वही डेल की तरह भी काम करता है। डेल क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब एक्स वाई जेड के गुणांक। ये अपने आप में एक्स वाई जेड के गुणांक बनने वाले हैं। अभी देखो कैसे बनेंगे। क्या दिया हुआ है आपको आगे? p ऑफ गुणा x बराबर 0। p ये रहा, x ये रहा, तो क्या लिखेंगे आप? दिया गया है px बराबर 0, मतलब ये हुआ p, ये हुआ x और बराबर 0। ये रहा पूरा p, ये रहा पूरा x बराबर 0। जब हल करोगे तो क्या होगा? गुणा होंगे ना। समीकरण बोलो। x प्लस समीकरण, p का मान रखो, कैपिटल X का मान रखो, बराबर 0 रखो, गुणा करके समीकरण बनाओ। मान रख लो सारे, मैंने ऐसे छोड़ दिया, मान रख लो।
थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी भाई? माइनस ये यू गया, ये बनेगा ना x, सही है। पहले तीनों समीकरण एक बार चेक कर लो आराम से, यही आ रही है क्या? आ रही है? p इधर x इधर, जब ये करोगे गुणा तो बराबर 0, और इस प्रकार के तीन समीकरण आ जाएगी। अब हमको यहाँ पे एक कंडीशन ये हो गई और एक कंडीशन और फॉलो करनी है। कौन सी कंडीशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये कंडीशन भी फॉलो करनी है। अब इसको फॉलो करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे यही बस अलग सा पॉइंट है। इसको फॉलो करने के लिए हम यहाँ पे किसी को भी एक को लैम्डा या म्यू मान लेते हैं, कुछ भी। x को मान सकते हो, y को मान सकते हो, z को मान सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, जो आपको इजी लगे उसको आप लैम्डा या म्यू मान लीजिए, किसी भी एक को, और सबको उसके पदों में लेके आएंगे, फिर सबको हल करके उसकी टर्म्स में लेके आएंगे, उसके रूप में लेके आएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं करके दिखाता हूं, लिखे, माना z बराबर लैम्डा, z को लैम्डा मान लिया, z को मान लो, x को मान लो, y को मान लो, योर चॉइस है। अभी z को मान रहे, अगली बार x y को मान लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे तो हम कुछ और मान लेंगे। तो माना z बराबर लैम्डा, तो समीकरण कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगी, x प्लस 2y बराबर माइनस लैम्डा। ठीक है, माइनस 2x प्लस 3y बराबर 4 लैम्डा, x प्लस 9y बराबर समीकरण हल करनी है। x और y के मान निकालें लैम्डा के पदों में, लैम्डा के पदों में कोई भी दो समीकरण लेके हल करो, x और y के मान निकालो लैम्डा के टर्म्स में, लैम्डा के पदों में। कोई भी दो उठा लो जो आपकी पसंद हो, लैम्डा एक तरीके से वैल्यू आई समझ लो, और हल करके मान दो। क्या कह रहे हो? कर लिया? हाँ, y बराबर आ रहा है 2/7 लैम्डा। आ रहा है क्या सबका? चलो ठीक है, y बराबर 2/7 लैम्डा। कोई भी दो समीकरण लेके हल करनी है, पहली दोनों उठा लो, दूसरी तीसरी उठा लो, जो आपको इजी लगे वो उठा लो। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये कंडीशन फॉलो करवानी है, ये कंडीशन -11/, और z हम क्या ले चुके हैं ऑलरेडी? z तो हम लैम्डा ले ही चुके हैं। x आ गया, y आ गया, z आ गया, आ गए तीनों मान। अब ये तीनों मान किसको फॉलो करेंगे? इस समीकरण को। तो क्या लिखेंगे अपन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। हल करो, लैम्डा का मान निकाल दो। लैम्डा के कितने मान आ रहे हैं, मतलब मान निकाल दो लैम्डा का। लैम्डा के मान आएगा देखो प्लस माइनस 121 और 4 25 और 126। एक 121 4 और प्लस 49 और आएगा साथ में, इधर जाएगा तो 13 और 1 14 को 4 हंसी लगी 1 4 2 6 1 7। कितना आ रहा है बताओ? ऐसा आ रहा है?
ठीक है, लैम्डा के कितने मान आ रहे हैं? अगर ये लैम्डा के 2 मान है तो एक्स वाई जेड के कितने सेट बनेंगे? 2 सेट बनेंगे। तो कितने अवयव हुए? ऑप्शन डी। लैम्डा के मान आ रहे हैं 2, इसका मतलब एक्स वाई जेड के कितने सेट बनेंगे? 2 सेट बनेंगे, एक बार प्लस के लिए और एक मतलब लैम्डा बराबर प्लस 7/√174 के लिए और एक बार लैम्डा बराबर माइनस 7/√174 के लिए। 2 मान बनेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 अवयव वाला समुच्चय। 2020 का क्वेश्चन था ये। डायरेक्ट रख के कैसे? लैम्डा तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, ये समीकरण बता डायरेक्ट कैसे? हाँ तो भी कर सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के रूप में लाना है, कुछ बात आ जाती है। ठीक है, लिखो एक और सेम क्वेश्चन इसी टाइप का, ये भी 2020 में ही आया था। माना एस, सेम क्वेश्चन है, सेम विधि लगानी है अब आपको। ठीक है, अब की बार जेड माना था, अब की बार कुछ और मान लेंगे एक्स वाई में से। ठीक है, माना एस समीकरणों के निकाय, माना एस समीकरणों के निकाय x माइनस 2y प्लस 5z बराबर 0, माइनस 2y प्लस 5z बराबर 0, माइनस 2x प्लस 4y प्लस z बराबर 0, माइनस 7x प्लस 14y प्लस 9z बराबर 0 के सभी पूर्णांक पूर्णांकीय हलों x, y, z का समुच्चय इस प्रकार है कि पूर्णांकीय हलों x, y, z का समुच्चय इस प्रकार है कि तब समुच्चय S में अवयवों की संख्या, तब समुच्चय S में अवयवों की संख्या तब समुच्चय S में अवयवों की संख्या। एक काम तो हट गया, वहां पे समीकरण हमने बनाई थी P गुणा x बराबर 0 करके, यहां पे समीकरण तैयार है। बस पहला काम अपन को चेक करना है डेल्टा 0 है कि नहीं है। सबसे पहले चेक करो डेल्टा 0 है या नहीं है। डेल्टा क्या होगा? 1 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 4 14 5 1 9, ये रे एक्स वाई जेड के गुणांक सारणी में जमाओ, डेल्टा चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ -2x। डेल्टा 0 आ रहा है, आगे बढ़ो। क्या करोगे अब की बार? किसी को भी मान लो, लैम्डा म्यू कुछ भी मान लो। एक्स को मान लो इस बार, पिछली बार जेड को माना था, इस बार एक्स को मान लो। एक्स बराबर लैम्डा मान लेते हैं। जैसे एक्स बराबर लैम्डा माना, लैम्डा बराबर एक्स को लैम्डा माना, ये लैम्डा हो गया, ये पूरे उधर भेज दिए 2y माइनस 5z, 2 लैम्डा उधर भेजा 4y प्लस z,
अच्छा सॉल्व करने पे, हाँ डेल्टा का मान 0 आ रहा है, तभी आगे हल करना है। डेल 0 आएगा तभी हल होगा, नहीं आए तो आगे बढ़ना ही नहीं है, खत्म, नहीं कोई हल नहीं। यस अब की बार क्या वापस वही वाई जेड के मान निकालोगे। इस बार कोई भी दो समीकरण लेके वाई जेड के मान निकालिए, कोई भी दो समीकरण लेकर वाई जेड के मान निकालिए। इस बार एक्स को माना है तो वाई जेड निकालोगे लैम्डा के रूप में। कोई भी दो समीकरण ले लो, 2 से गुणा कर दिया 4y माइनस 10z टू लैम्डा, 4y कट गया, करो z बराबर कितना आ रहा है, z बराबर 0, y बराबर लैम्डा पॉन 2 आएगा। हो गया यहां तक? कोई भी दो समीकरण लेकर हल करेंगे तो y और z के मान ये आ रहे हैं और x हम ले ही चुके हैं पहले से लैम्डा। z लिया तो भी वो कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसके रूप में उसके अनुसार बदल जाएगा। हाँ अब ये तीनों कंडीशन इसमें डलेगी, तीनों आ चुके हैं। ये तीनों कहाँ डलते हैं, समीकरण में डलते हैं, तो इस समीकरण में डलेंगे। मतलब 15 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज लैम्डा स्क्वायर, वन प्लस 1/4 3/4, हाँ 5/4, 5/4 आ जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा 15 लेस देन इक्वल टू 5/4 लैम्डा, 4 से गुणा करेंगे 5 से भाग देंगे, तो ये आ रहा है क्या, देखो ठीक है। लैम्डा स्क्वायर का मान 12 से 120 के बीच में आना चाहिए। लैम्डा स्क्वायर का मान 12 से 120 के बीच में आना चाहिए। 4 से गुणा किया और 5 से भाग दिया, 2 स्टेप एक साथ कर दिया। अब लैम्डा स्क्वायर मतलब लैम्डा के कौन कौन से मान है जिसका वर्ग 12 और 120 के मध्य में आता है। अभी चुनेंगे, पहले अपन वैल्यू लिख लेते हैं। तो वैल्यू बनती है 4 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, 9 पीछे रह गया, बाहर रह गया, 4 का स्क्वायर, तो 4 मतलब प्लस माइनस 4, प्लस और माइनस दोनों क्योंकि स्क्वायर में चल रहे हैं अपन। 5 भी वैलिड है, 6 वैलिड है, 9 11 वैलिड है, नहीं है भाई, ठीक है। अब यहां पे है सारा जो वर्ड लिखा है पूर्णांक हल, मतलब हल कैसे चाहिए हमको, पूर्णांक। पूर्णांक जब भी पॉसिबल है जब लैम्डा का मान, पूर्णांक कब बन सकता है, ये 2 का गुणज हो, सम संख्या हो। देखो यहां लिखा है पूर्णांक हल एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड पूर्णांक जब भी बन सकते हैं। ये तो डायरेक्ट नंबर है, ये भी डायरेक्ट नंबर है, बट यहां बटे में 2 है, मतलब 2 का गुणज हो, 2 से पूरा कट जाए तभी तो पूर्णांक आएगा। 7 अगर आ गया लैम्डा का मान तो 7/2 3.5 हो जाएगा, पूर्णांक नहीं कहलाएगा। तो कौन कौन से इसमें से कट हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 प्लस के 4 माइनस के टोटल कितने हो गए 8 आ गया।
क्या नहीं आया बेटा, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये देखिए ये नहीं समीकरण, एक्स वाई जेड के मान पटके इसमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 15 से 150 जोड़ा दोनों को, ये बना 4 बटे में पूरे को 4 से गुणा कर दिया, फिर 5 गुणा में पूरे को 5 से भाग दे दिया, दे 4 को गुणा कर पहले, चार से गुणा करो पूरे को, 5 से भाग दो पूरे को, आ जाएगा ये। हाँ, हलों की संख्या 8, ठीक है क्या? ऐसी वैल्यू ढूंढनी है लैम्डा की जिसका वर्ग 12 और 120 के मध्य हो। तो स्क्वायर 12 से बढ़ाओ, ढूंढ, यस, हलों की संख्या तो वही आएगी लास्ट में। हाँ वो उसकी फॉर्मेटिंग में बदल जाएगा सारा सिस्टम, लास्ट में हलों की संख्या तो सेट होगी, जो आंसर आएगा वो 8 ही आएगा। मानो किसी को भी वो उसी के अकॉर्डिंग समीकरण में चेंजेस हो जाएंगे, समीकरण में चेंजेस हो जाएंगे तो लास्ट में आंसर मैच करेगा, बीच में नहीं करेगा, ठीक है। बोलो, हाँ बिल्कुल, 8 8 8 8 प्लस माइनस, स्क्वायर की वजह से दोनों से लेने पड़ रहे हैं। ये सब, अरे तो लैम्डा ही तो अभी हम डिनोट कर रहा है, लैम्डा का मान सेट हो गया तीनों के लिए, आ रहा है क्या? फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? दोनों कंडीशन का ध्यान रखना है ना, ये भी कंडीशन हो गई, यहां भी कंडीशन है। लैम्डा पे डिनोट कर रहे हैं ना, लैम्डा से बंधा हुआ है ना, लैम्डा का मान ही तेरा ऐसा आ गया जो 12 से छोटा हो गया लैम्डा स्क्वायर, तो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दोनों रखने। चलो एक और क्वेश्चन, हाँ अगला लिखो, ये 2022 का है, अब ये 21 का था। यदि एक आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि 3 गुणा 3 है, और साथ में दिया हुआ है एडजॉइंट 24a इज इक्वल टू, आव्यूह की कोटि 3 गुणा 3 है, उसके बाद ये कंडीशन दी हुई है एडजॉइंट ब्रैकेट 3 एडजॉइंट करो सॉल्व, वैल्यू निकालो, कल लिखे थे रूल सारे, ये 24a है, ये 3 एडजॉइंट ट्वाइस ऑफ a, दोनों आपस में बराबर है, ध्यान से आगे पीछे करना वैल्यूज को,
पहले तो लेफ्ट साइड को देखते हैं। 24 को एडजॉइंट से बाहर लाना है। एडजॉइंट से बाहर मतलब इधर 24 की पावर 2, ठीक है। तो एलएचएस साइड में लिख रहा हूं मैं, ये आ जाएगा 24 की पावर 2 एडजॉइंट ऑफ ए। सिर्फ एलएचएस पार्ट लिखा है। अगर कांस्टेंट को पूरा बाहर निकालना है, पूरी पावर लेके आता है जितने की कोटि होती है, तो कोटि 3 की है। एडजॉइंट ऑफ ए ये तो हुआ एलएचएस साइड। राइट हैंड साइड कीजिए, निकाल लिया। सबसे पहले 2 दौड़ के बाहर आएगा। अरे अनिल कहाँ गया? 2 है इधर अंदर, बाहर आएगा 2 की घात 2 हो जाएगा, तो बन जाएगा अपने पास क्लियर यहां तक। ये 2 इधर आया, अच्छा 4 तिया 12 मिलके 12 हो गया। 12 जब इधर से बाहर निकलेगा 12 की घात 2, देखते हैं। कितना बना भाई, आगे लाओ। दो की घात में बदलना है इसको 64 को, ठीक है। 2 की घात में था ऑप्शन। आगे ये समझ में। 12 की घात 2 को बाहर निकाला, 3 लेके आएगा साथ में, 12 की घात 6। 2 बार एडजॉइंट लिखा हुआ है। n-1 2 का स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तभी तो बोला बदल के दे। यार ये दोनों आ गए तो फिर ये नहीं आया। अरे भाई कोई भी है ना, कल भी ऐसा हुआ था, बाहर से नहीं सॉल्व होता है, ये अंदर से ही सॉल्व होगा। अंदर से बाहर की तरफ लाओ पहले कांस्टेंट संख्याओं को, यही प्रोसीजर फॉलो करो तो अभी परफेक्ट आएगा, तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ एक और लो 2022 का ही। बाकी समीकरण वाले पहले थोड़े अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं, फिर वही समीकरण है जिसमें डेल निकालो, डेल 1 निकालो, डेल 2 निकालो, डेल 3 निकालो, वो चेक करते रहो। हो गए नेक्स्ट। तो पहले अलग अलग टाइप की कर लो, वो तो मैंने जो पीडीएफ भेजी है आपको कल वो बुक की, उसमें वैसे क्वेश्चन तो है ही खूब सारे, ठीक है।
समीकरण निकाय वाले लिखो भाई, ए जो है उसका ऑर्डर 3 × 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दो 2022 ये आ गया ना पूरा। अब करो उससे अटेम्प्ट। पहले ये डिटर्मिनेंट परेशान ऐसे डिटर्मिनेंट लिखा रहेगा तब तक दुखी रहोगे। पहले डंडे खींच लो। हाँ पहले डंडे खींच लो। डिटर्मिनेंट, फिर डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट 5 एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब ये फाइंड करना है। तो ये डिटर्मिनेंट ए, सबसे पहले इस 5 को बाहर निकालो। जब भी अंदर कांस्टेंट दिखे पहले उसका काम बाहर निकालो। तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 को है ना, 5 की पावर 2 25। अब रह गया एडजॉइंट, ये एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, ये ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, बाहर निकालूंगा, घात लेके जाएगा तो 2 की पावर 3, 25 की पावर 3, किसी ने 50 की पावर 3 लिख दिया तो भी एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुखी ना होए। एडजॉइंट, एडजॉइंट ए क्यूब, ठीक है। अब ये 2 की घात 3, 25 की घात 3, देखो मॉड एक, ये तो पहले से ही है, ये तो पहले से ही है। अब 2 बार एडजॉइंट है, 2 की पावर 2, 2 n-1 की पावर, ठीक है, n-1 की पावर जितनी बार एडजॉइंट लिखा हुआ है, तो n-1 हुआ 2, 2 की पावर 2 तो 4 हो गया। तो ये हो गया अपने पास 4 दिया 12, ये भी 2 है खुद। दो की पावर 12 और 3 15। अब आंसर का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। आंसर जो ऑप्शन में दे रखा है वो दे रखा है इस प्रकार से, 512 अलग कर रखा है, 512 अलग कर रखा है, और साथ में दे रखा है 10 की पावर 6। दस बनाना है इसमें से,
मॉड से यार, डिटर्मिनेंट से जब वैल्यू बाहर जाती है तो घात लेके जाती है। कोटि कितनी कोटि है? कल वाला क्लास देखना, उसमें रूल लिखे हुए हैं 5 यहाँ पे, वो पांचों रूल अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है, 2022 में भी आया है। आंसर आ रहा है इसका दो, क्या बोला था मैंने उसने, 10 की घात 6 बदल लेना, संख्याएं बदलनी और कुछ। किसकी पावर 12? ये तो बाहर आ चुके ना भाई, ये 12 हुआ 2 की घात, ये 3 है, इसके ऊपर सारणी कहाँ बेटा? बाहर आ गया, सारणी से बाहर आया तभी तो घात आई। हाँ तो 2 बार एडजॉइंट है, उसका रूल क्या होता है? जो भी अंदर लिखा हुआ है, जो भी अंदर लिखा हुआ है वो लिखा जाएगा, और पावर होगी n-1 की होल पावर p के, कुछ भी बोलो, ठीक है। n हो गया अब कोटि, तो यहां पे ये आ गया a क्यूब, क्योंकि हमारा a नहीं है, हमारा a क्यूब लिखा हुआ है, a क्यूब आ गया। ये आ गया 2 की घात 2, कितना हुआ? तो ये 4 ही तो लिखा है, एक साथ लिख दिया ना। ये अपने आप में क्या होता है, इसको कैसे बाहर निकालेगा? बाहर ही तो है, ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट को निकालते बाहर, इसको कैसे बाहर निकालेगा? हाँ, एडजॉइंट को निकालते ये तो खुद ही बाहर है, इसको और कहाँ बाहर निकालेगा? लिखो बढ़िया सा एक और क्वेश्चन 2022 का। अरे ये समीकरण वाले क्वेश्चन आप हल कर लेना, शीट भेज दी है, उसमें वही है, बार बार अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, ऐसे ही क्वेश्चन है। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं जो और आए हुए हैं, ठीक है। लिखो अगला, ए बराबर अल्फा बीटा गामा 2022, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, जहां अल्फा बीटा गामा 3, जहां अल्फा बीटा गामा 3 भिन्न प्राकृत संख्याएं हैं, जहां अल्फा बीटा गामा 3 भिन्न प्राकृत संख्याएं हैं, अंडरलाइन कर लेना, भिन्न प्राकृत संख्याएं हैं। यदि 1 2 3 4 बार एडजॉइंट है, एडजॉइंट 4 बार है, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 बार एडजॉइंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बटे में क्या कह रहा है? दो की पावर 32, तुम्हारी ये वाली किताब में सरल क्वेश्चन के तो टफ सॉल्यूशन दे रखे, ठीक है, और टफ क्वेश्चन दे ही नहीं रखे।
तो सरल को ही टफ बना के प्रस्तुत किया गया है कई जगहों पर। तब अल्फा बीटा गामा के कितने त्रिक बनेंगे? कितने त्रिक? युग्म मतलब होता है दो का जोड़ा और त्रिक का मतलब होता है तीन का। कितने त्रिक बनेंगे? अल्फा बीटा गामा के कितने त्रिक बनेंगे? और खाली स्थान वाला क्वेश्चन और है। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा टफ, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जरूर काम आएगा लास्ट में जाकर, बाकी डिटरमिनेंट वाला पार्ट इजी है। ठीक है, देखो ए बराबर दिया हुआ है, यहां बोल रहा है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट चाहिए इसको। ये आपको पता है 1 2 3 4 4 बार आया है और 3 गुणा 3 है, तो क्या बनेगा अपना? ये बनेगा n-1 घात 1 2 3 4। इसका मतलब सही है ये। इसीलिए सुनो, इसीलिए नीचे घाते 16 दी हुई है। अपन ने सिर्फ ऊपर वाला पार्ट पकड़ा, ऊपर वाले पार्ट में देखा 4 बार एडजॉइंट है, 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, तो इसके हिसाब से अगर इस पूरे को सॉल्व करूं तो बनता है, ठीक है, n बराबर 3 रखा, घात पे बेटा, घात पे, घात पे, घात पे, अरे घात पे आता है हमेशा, हाँ वो घात पे आता है। ठीक है, जितनी बार एडजॉइंट है उतनी घात लगती है। ठीक है, जितनी बार एडजॉइंट लिखा हुआ है उतनी घात लगती है, n-1 की घात लगती है। नहीं कंफर्म है, फिर से कंफर्म कर लो, घात लगती है। ठीक, 4 है, 4 बार घात लग गई, n-1 3 - 1 2, 2 की घात 4 16, तो यह आ गया डिटरमिनेंट a का घात 16। इसका मतलब जो डिटरमिनेंट a आएगा वो इस रूप में आएगा कि नीचे भी घात 16 है, ये सब कटेगी ही है, तो कटने का जुगाड़ करना है इनको, काटने का। अब काटने के लिए, जुगाड़ करने के लिए पहले a को हल करना है। क्वेश्चन कितना बड़ा है देखो, एडवांस रूप का है क्वेश्चन है। ठीक है, ये पता लग गया। अब आपने ये सोचा कि भाई ये काटने के लिए मुझे डिटरमिनेंट a चाहिए, अब क्योंकि ये डिटरमिनेंट ही तो लिखा हुआ है a का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट a का लिखा हुआ है, समझे, इसमें भी कुछ बाहर निकालना है कि इसको कहीं से, तो पिछली बार क्यों निकाल रहा था फिर? यही तो था पिछली बार भी। ठीक है, अब देखो इधर, अब इसको हल करने का तरीका, हल करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, या तो संक्रिया लगाओ। अच्छा, अल्फा है तो बीटा प्लस गामा इधर है, बीटा है तो गामा प्लस अल्फा इधर है, और ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, R1 में R1 प्लस R3, R1 में R1 प्लस R3, देखो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, पूरा अल्फा बीटा गामा कॉमन आ जाएगा, एक 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 दिखने लग जाएगा, फिर एक 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 को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, करके देखते हैं, लिखो R1 में R1 प्लस R3, या फिर R3 में R3 प्लस R1, कैसे भी लगा लो, जिसको जो इच्छा हो। हाँ, या तो R1 में लगाओ R1 प्लस R3, या फिर R3 में लगाओ R3 प्लस R1, दोनों बात एक ही है। तो यहां पे जैसे ही आप करेंगे अल्फा बीटा गामा तीनों में आ जाएगा, तीनों में आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट दिया, सारणी क्या दिया, ये मैट्रिक्स ही दिया है क्या? ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा बाहर आ जाएगा, अंदर दिखेगा कुछ इस प्रकार का 1 1 1, जब किसी भी पंक्ति या स्तंभ में 1 1 आ जाए तो 0 बनाने के लिए देखो 0 इस रूप में बनाओ कि ये कट जाए, तो C1 में या तो एक काम करते ना, छोड़ो, C1 में C1 माइनस C3, C2 में C2 माइनस C3,
कोई सा भी लगा, हाँ कोई सा भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C1 में C1 माइनस C3, C2 में C2 माइनस C3। 0 अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर लगाते हैं भाई। तो बाहर तो रह गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो बाहर ही हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। C1 में 0 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा नहीं गामा स्क्वायर। अरे घात 16 है, फर्क नहीं पड़ेगा, पहले मुझे लगा लेकिन अभी घात 16 है, पॉजिटिव घात है तो अल्फा माइनस बीटा हो चाहे बीटा माइनस अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा, हाँ ठीक है। 2 माइनस 3 0 बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा चाहिए, ये ना यहां से भी यहां से भी, ये देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। बारह, हाँ सही है ना, 12 बचेगा। ये आ गया, फिर से लो कुछ। अल्फा स्क्वायर सही है ना। करो भाई, इसको गुणा करके कर रहा है ना सॉल्व, करो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर हाँ यार इधर पड़ा था।
इतना बड़ा किया, हटाओ। अरे दो गुणनखंड और बनेंगे, ये अल्फा माइनस गामा तो आ ही चुका है, इसको हल करोगे दो गुणनखंड और बनेंगे। हाँ ये सब दिखेंगे, ये दिखेंगे तीनों, ठीक है। सुनो, अरे सुन लो एक बार, जब इसको हल करोगे ना अंदर वाले ब्रैकेट को, तो एक तो बन गया अल्फा और गामा का सेट, तो बन गया अल्फा और गामा वाला, तो ये दोनों आएंगे, आगे पीछे भी आ सकते हैं, मतलब ये गामा माइनस बीटा या बीटा माइनस गामा, और अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, इस पूरे को हल करने पर, ठीक है। अब यहां पे डायरेक्ट बैठ रहा है, यहां पे डायरेक्ट बैठ रहा है गामा माइनस अल्फा, इसके पास अल्फा माइनस गामा डायरेक्ट बैठ रहा है, कॉमन ले लेता हूं यहीं से ही, ध्यान नहीं गया उस समय। अरे मिटाओ मत, तुम हल कर लो ना। मैं अरे उसको हल करोगे दो गुणनखंड बन जाएंगे और कुछ नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां से आएगा गामा माइनस अल्फा, यहां से भी बैठेगा, तो मैंने यहां से अल्फा माइनस गामा ले लिया, अल्फा माइनस गामा, और यहां से ले लिया बीटा माइनस गामा। अब ये बच गया 0, यहां बच गया अल्फा प्लस गामा, और यहां -1, या 0 बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस गामा, यह आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है पूरा, और हमें यहां पे पता लगा है न्यूमरेटर पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की घात 16, इसका मतलब सबकी घात 16, तो क्या बन जाएगा, ये मिटा दूं ना, तो ये बन जाएगा अपने पास ये यहां पे रखा, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा घात 16, अल्फा माइनस बीटा की घात 16, बीटा माइनस गामा की घात 16, गामा माइनस अल्फा की घात 16। अब ये माइनस कॉमन लो प्लस कॉमन लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घात 16 है, सम संख्या है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा लिखो चाहे बीटा माइनस अल्फा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही तरीके से ओपन होता है। उसी प्रकार जब भी घात सम होती है तो अल्फा माइनस बीटा लिखो चाहे बीटा माइनस अल्फा, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने बिना देखे डायरेक्ट यहां से यहां लिख दिया, ये मैं सोचना ये तो ये था, ये कैसे हो गया, एक ही बात है क्योंकि घात 16 है इसलिए, ठीक। बटे वाली सेम संख्या है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा की घात 16, गामा माइनस अल्फा की घात 16 बराबर 2 की घात 32, 3 की घात 16, सारी टर्म कट गई। हाँ हाँ, डिटरमिनेंट की घात 16 चढ़ गई ना, डिटरमिनेंट की घात 16 आ गई सब पे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 16 है, 16 ये गया, 3 बचेगा, ये 2 की घात 32 है तो 4 की घात 16 है, 4 की घात 16 है तो ये 4 आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 12। अब इसका मान सेट करना है, अब यहां पे
डिटर्मिनेंट हो गया फिनिश, इस वाले प्रश्न में डिटर्मिनेंट हो गया फिनिश। और अब बात आ गई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे कि ऐसे ही अल्फा बीटा गामा के ऐसे तीन सेट, मतलब तीनों वैल्यू के कितने सेट बनेंगे, अल्फा बीटा गामा के कितनी वैल्यूज बनेंगी जो नेचुरल नंबर हो, मतलब प्राकृत संख्या हो। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? एक से। और भिन्न हो, भिन्न का मतलब तीनों में अलग अलग वैल्यू हो, सेम टू सेम वाली वैल्यू नहीं हो। याद है क्या कैसे बनाते थे? क्या बनेगा? कुल बना के बनेंगे। एन का मतलब है कितने, ये तो आ गए कुल, ये तो आ गए कुल। कुल का मतलब जिसमें समान वाली कंडीशन सब आ गई है। अब इसमें से हटाने पड़ेंगे, कौन कौन से हटाएंगे? क्योंकि हमको बोला गया है तीनों भिन्न हो, तीनों भिन्न हो, तो केस बनता है तीनों भिन्न के बाद। अभी कुल वाला केस है ये टोटल, टोटल में से कौन सा जब तीनों समान हो, तीनों समान हो उसकी कंडीशन कितनी बनेगी? एक कंडीशन होगी ना जिसकी तीनों समान होंगे, तीनों समान होने की कंडीशन एक बनेगी। ठीक है, एक ही तो कंडीशन होगी तीनों समान होने की। तीनों समान, उसके अलावा और कौन सा कटेगा? दो दो के जोड़े में समान, अब दो समान व एक भिन्न, दो समान एक भिन्न में तीन कंडीशन बनेगी। कैसे? अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा। ठीक है, और प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या जीरो वाला भी हटाना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है 9 + 3 12 और 1 0, ऐसा भी हो सकता है 9 + 3 12 1 0। मतलब कभी अल्फा जीरो हो सकता है, कभी बीटा जीरो हो सकता है, कभी गामा जीरो हो सकता है। ठीक है, तो कितनी कंडीशन हटेगी? तो टोटल 55 माइनस एक तो ये वाली, माइनस दो समान एक भिन्न, मतलब 3C2, दो समान एक भिन्न कितनी बार? 3 बार। एक बार अल्फा बीटा का जोड़ा, एक बार बीटा गामा का जोड़ा, एक बार अल्फा गामा का जोड़ा। समझ गए? ये तो हुआ इसके लिए, ये हुआ अब जीरो वाली, या तो अल्फा जीरो या बीटा जीरो या गामा जीरो, कोई भी जीरो वाला केस नहीं आएगा। अब आप बोलोगे डबल जीरो वाला केस, डबल जीरो वाला केस ऑलरेडी इसमें कंसिडर हो गया, दो समान। तो बन गई 55, 3 अल्फा जीरो, बीटा जीरो, गामा जीरो, तीनों की ना, तीनों जीरो तो हो ही नहीं सकती एक साथ, 12 है। माइनस 1 3 C2, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12। आराम से समझ लो, तसल्ली से। अल्फा बीटा गामा का योग 12 आ रहा है, इसकी कुल कंडीशन बन सकती है n-1 CR-1। n क्या होता है? जो इक्वल टू में लाना होता है, 12 लाना था तो 12 बना n। और r क्या होता है? जितने मानों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, 3 मानों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो r बराबर 3। इसके हिसाब से कुल आ गया 55। अगर हमें कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, सेवल बोलता टोटल बता दो आप, तो अपना आंसर होता 55। पर उसने क्या बोला? उसने बोला 3 भिन्न प्राकृत संख्या। और मैंने बोला भी था, अंडरलाइन कर लेना, भिन्न प्राकृत संख्या। भिन्न का मतलब अलग अलग हो गया, और प्राकृत संख्या मतलब जीरो को छोड़ देना है, एक से शुरू होता है प्राकृत संख्या। ठीक है, ये प्राकृत संख्या की वजह से आया, और ये कहानी जो आई वो भिन्न की वजह से आई। ठीक है, नहीं तो आंसर तो यही आ गया था।
बट ये भिन्न करना था तो तीनों समान की कंडीशन, जब तीनों एक जैसे हो, तीनों एक जैसे केवल एक ही केस में हो सकते, यस 4 4 4 तभी 12 बनेगा भाई, तीनों सेम है तो ये भी तो कंडीशन ध्यान रखनी है, 12 तीनों सेम हो गए तो एक ही केस में हो सकते हैं जब तीनों 4 हो, तो एक ही कंडीशन बनी ना, इसलिए एक कंडीशन हटाई है, 4 + 4 + 4 वाली एक ही कंडीशन बनेगी, एक हटाई। उसके बाद दो समान एक भिन्न, दो समान दो सेम टू सेम हो जाए, ठीक है, तो जब अल्फा बीटा हो गए तो 3c2, 3 में से 2 सेम, 3 में से 2 सेम, जब बीटा गामा, जब अल्फा गामा, 3 में से 2 सेम, ये हो गए 2 सेम वाले। अब जीरो वाली कंडीशन, जीरो वाली ऐसे गिन सकते हो, या तो अल्फा जीरो या बीटा जीरो, तीनों जीरो हो नहीं सकते, फिर कंडीशन ये होगी सेटिस्फाई। हो गया क्लियर? हाँ तो कौन बोल रहा था मिक्स में क्वेश्चन चाहिए? कोई चाहिए था मिक्स में, बहुत डिमांड आ रही थी मिक्स की, मिक्स में क्वेश्चन की। हाँ मेंस में है, एडवांस उठा के मेंस में देने लग गए ऐसे क्वेश्चन भी, मेंस का है, बट ये है एडवांस के लिए आएगी, यहाँ पे यहाँ तक भी समझ में आती चीज, बट ये चीज एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। इतना सब कराएगा क्या मेंस में? आज सोचे क्या हुआ कोई एक बैच वाला कि अरे इजी आता है सारनिक में से, तो यहाँ तक भी हो गया, चलो ये भी उसने हल कर दिया हो एक बार, यहाँ तक भी पहुंच गया, फिर यहाँ पे ट्विस्ट आ गया, वो यही आंसर लिख आएगा, खालिस्तान और है, मैच भी नहीं करना, और मैच करना होता तो भी ये वाला ऑप्शन होता ही होता, ठीक है। खेलते जीमेंस वाले खेल रहे हैं, नेक्स्ट लिखिए, एक 3 × 3 कोटि की 2022, एक 3 × 3 कोटि की आव्यूह, एक 3 × 3 कोटि की आव्यूह इस प्रकार दी गई है, आव्यूह इस प्रकार दी गई है कि a × ये बराबर ये भी मैट्रिक्स का ही साइन है ना, यदि x बराबर ये हो तब a - 2i, ये ऐसे लिखे हुए ना इसलिए, हाँ वो वैसे ही काम करते हैं, पॉइंट पे भी दे देते कई बार, देन तब a - 2i × x बराबर 4 1 1, ऑप्शन में लिख लियो, पहला ऑप्शन लिखिए नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन लिखिए कोई हल नहीं, सेकंड लिखिए
अरे ऑप्शन लिख लो पहले फटाफट। कोई हल नहीं, मैं समझा रहा हूं सब चीज, पहले क्वेश्चन लिख ले तू पूरा। कोई हल नहीं, सेकंड ऑप्शन लिखिए अनंत हल, थर्ड लिखिए अद्वितीय हल, और फोर्थ लिखिए दो हल। लिख लिए दो हल। देखोगे तुक्का? तुक्का गलत है। चलो अब देखो इधर, देखो अब इधर देखो, एक 3 गुणा 3 की आव्यू दी गई है और वो आव्यू इन तीनों कंडीशन को फॉलो करती है, ठीक है। उसके बाद x दिया हुआ है, ये x1, x2, x3 का ट्रांसपोज है, ठीक है। मैट्रिक्स को कई बार कॉमा करके लिखा जाता है तो भी मतलब वही है। मतलब क्या लिखा हुआ है, ये अपने को लिखा हुआ है x बराबर x1, x2, x3, कंफ्यूज नहीं हो ना, मतलब वही है, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है a माइनस 2i गुणा में x बराबर 4, 1, 1। ये पूरा एक समीकरण है, समीकरण है ना, a माइनस 2i गुणा एक समीकरण, यही तो होती है, समीकरण है। इस समीकरण के जो हल है वो आपको बताने क्या है। कोई हल नहीं, अनंत हल, अद्वितीय हल और दो हल, ठीक है। इस समीकरण के हल देखने, तो पहले समीकरण तक पहुंचने के लिए a चाहिए। अब a के लिए आपको a मानना पड़ेगा। a क्या मानोगे, abc मानो, माना a बराबर abc def ghi। पहले वाले के साथ गुणा करो, समीकरण बनाओ, दूसरे वाले के साथ समीकरण बनाओ, तीसरे वाले के साथ समीकरण बनाओ, फिर हल करने की शुरुआत होगी। a बराबर ये a आ गया, 1 1 0 रखना है यहां पर। और फिर बराबर में दिया हुआ है 1, मैं एक की बना के बता रहा हूं, आप तीनों की फिर बनाएंगे, ठीक है। ये आ गया a, ये आ गया 1 1 0 और ये आ गया 1 1 0। सामने भी क्या बनेगा, a प्लस b बराबर 1, d प्लस ई बराबर 1, g प्लस, सिमिलरली दूसरे की बनाओ, तीसरे की बनाओ, फिर मान निकल जाएंगे सभी प्रकार के। सभी प्रकार के मान निकल जाएंगे, फिर बराबर करो। क्या जी प्लस, अच्छा 0, ओके ओके। कर लो यार, फ्लो में चला गया मैं भी। मान निकालो, सारे सारे मान निकाल के ए जमा दो। है तो एक ही। जमाना ये है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के मान निकालने, उसको कैपिटल ए में जमाना है।
जमाओ। ए बोलो। बी -2 + 3 + 1। ए तैयार हुई क्या सबकी भी? देख लो एक बार। ये गुणा करके सिमिलर इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, फिर जाके ABCD सब निकलेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, उसके बाद a-2i चाहिए हमें। a-2i कीजिए, a निकाल लिया जिसने वो a-2i कीजिए, उसको x से गुणा कीजिए, बराबर में ये रखिए। 3 समीकरणें फिर से आएंगी। कौन सा? कौन सा 0 आ रहा है बेटा? कोई बात नहीं, निकाल तो सही। a-2i कौन सी समान हो गई? a-2i तैयार हो गई। गुणा x करना है, बराबर में ये रखना है, समीकरण बनेगी 3। हाँ, ये ना x 3 समीकरण बनेगी, तो इस प्रकार की बनेगी -4x1 -x1 बराबर में 1 है ना, -x1 + x2 0x3 ठीक है। अब ये बोल रहा है इन समीकरण निकाय, ये जो समीकरण निकाय तैयार हुआ है, इसके लिए चेक कीजिए कितने हल होंगे। एक मिनट, छोड़ो, अपन तो अपना तरीका यूज करते हैं। क्या तरीका है भाई? ये आ गया। अब हलों के देखो, ये अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो ये डायरेक्ट देता था और इसमें पूछता था कितने हल होंगे, या लैम्डा लैम्डा एडजस्ट कराता था। यहाँ पे क्या है, पहले हमसे तैयार करवाइए पूरी मेहनत, ठीक। जब आपने तैयार कर लिया, फिर बोला है अब इस समीकरण के बताओ हल कितने होंगे। तो हल ज्ञात करने के लिए पहले डेल्टा। अब ये कौन सी वाली समीकरण है? समघातीय नहीं है, समघातीय नहीं है, तो डेल्टा, डेल्टा1, डेल्टा2, डेल्टा3 वो मिलके बताएंगे किस प्रकार के हल है।
अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो कंडीशन पहली वाली, और डेल्टा इक्वल टू 0 है तो कंडीशन में दो रूप बन जाते हैं। वहीं से पता लगेगा, वही तरीका है, करिए। अनुज कर आंसर। डेल्टा कितना आया होता, आंसर तो पता नहीं। डेल्टा 0 नहीं आ रहा, डेल्टा 0 आ रहा है यार। अगर डेल्टा 0 नहीं आया तब तो हो जाएगा अद्वितीय हल, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर में नहीं आ रहा, इसका मतलब डेल्टा 0 आएगा। तो डेल्टा 0 आया, अब बढ़ जाओ आगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, अगर तीनों 0 आए, देखो अगर तीनों 0 आए, अरे यार याद ही नहीं है। देखो डेल्टा के बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो डेल्टा, देखो मैं बता रहा हूं कैसे। देखो डेल्टा आपने निकाला होगा, एक बार सुन लो, मेहनत मत करो, मेहनत बजा रहा हूं तुम्हारी। 3 0 1 और उसके बाद 1 1 0, ठीक है। ये आपने कहा सर 0 आ रहा है, ठीक है। अब डेल्टा 1 निकालने के लिए 4 1 1 की शिफ्टिंग करूंगा, और कहां पे करूंगा, इसी भी लोकेशन पे। 4 1 1 यही तो लिखा हुआ है भाई, माइनस है प्लस है कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, माइनस तो कॉमन बाहर आ जाएगा। 4 1 1, जब डेल्टा 1 निकालोगे तो ये क्या होगा, 4 1 1, ये एक ही चीज है, माइनस का फर्क है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो 0 से गुणा करोगे तो भी कोई कुछ नहीं, तो ओवरऑल ये भी 0 आएगा। फिर डेल्टा 2, डेल्टा 2 भी एक ही चीज है, कैसे, हाँ, तो बार बार ये केस बनता रहेगा, तीनों 0 आएंगे, मतलब चारों 0 आ रहे हैं, डायरेक्ट देखने पे ही पता लग जाएगा। ये कहां से है, अब तो चलेगा यार। निकाम तू लेट रह जाता है यार। अरे हाँ हाँ, अरे ये थी समीकरण a माइनस 2i। यार पहले बोलता ना बेटा, मिटाने के बाद बोला तू भी। x बराबर इस प्रकार से था, और x दिया हुआ था x भी, हाँ 4 1 1, ठीक है। तो सारे 0 आएंगे, अगर सारे 0 आते तो पीछे पेज पलट के देखिए क्या था कंडीशन में, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। बहुत छोटा सा प्रश्न था, हर साल आ रहे हैं यार। हाँ भाई, लिखो, अरे बातें नहीं बस लिखो। यदि फलन f टेंस टू r, जो कि इस प्रकार है कि f थीटा के निम्नतम व महत्तम मान, के निम्नतम एवं महत्तम मान, ये है 2020। निम्नतम व महत्तम मान,
इस अंतराल में देखने निम्नतम व महत्तम मान, ठीक है। हल करना है इसको, या तो संक्रिया लगा के करो या डायरेक्ट कर दो, ये आपकी चॉइस है, कैसे भी हल कर सकते हो, ठीक है। बताओ भाई कौन सी संक्रिया बैठ रही है, ढूंढो ढूंढो। यो जोड़ू या यो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। हाँ, R1 में R1 प्लस R2 कर देते। क्यों? अरे कैसे भी कर लो, अपने अपने तरीके से कर लो यार, करो डिलाइट करो, कैसे भी करो, जिसको जो संक्रिया आसान लग रही है करो, हल करना है। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का ये नियम है, किसी भी प्रकार से हल कीजिए सही आता है। बशर्ते गलती ना की गई हो, है ना। ठीक है, अब करो, जिसको जैसा इजी लग रहा है वैसे हल करो, कोई प्लस करके कोई माइनस करके। फाइनल हल करने पे आ रहा है 4 cos 2 थीटा। बराबर नहीं, ये हल करने पे आएगा फाइनल। हल आप करो आराम से। इसमें तो आ रहा है यार, फोर्टीन आ रहा है बाहर cos 2 थीटा के साथ में ही, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है। फोर ही आ रहा है इसमें तो। रोहित लगा ना, आ गया 4 cos 2 थीटा आ रहा है, आ गया। शमशेर कहाँ अटक गया, डायरेक्ट ओपन कर दिया क्या पूरा ही, संक्रिया लगा के गया। अच्छा 0 0 कराया, इधर बनाया 0। जिसको जो इजी लगे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। देख तू चेक कर एक बार, गड़बड़ हुई है तेरे। 4 cos 2 थीटा आएगा। 4 cos 2 थीटा में बोला गया है अब आपको इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है, अधिकतम और न्यूनतम मान। तो अधिकतम और न्यूनतम के लिए यहां से वैल्यू उठा लेते हैं, ठीक है। देखो अपना बेसिक तरीका क्या होता है, पहले बेसिक तरीका होता है अवकलज के अनुप्रयोग में से एक बार अवकलन बराबर 0, यही मेथड होता है ना। एक बार अवकलन बराबर 0, दूसरी बार अवकलन, उसमें मान रखते हैं, अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमा और नेगेटिव, ठीक है। एक बार अवकलन करो जरा, कॉस का अवकलन करो।
दूसरी बार अवकलन, अच्छा इसको बराबर 0 करते हैं। आ गया ना। उसके बाद ये अवकलन बराबर 0। कहां पे होता है साइन में 0? एन पाई पर, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो एन पाई। तो 2 थीटा बराबर एन पाई और थीटा बराबर एन पाई बटा 2। एन का मान बाद में सेट कर लेंगे, अभी अपने ये कर लिया। एफ डबल डैश 2 बार अवकलन, साइन का अवकलन कॉस आगे यहां तक ठीक है। अब यहां पे अगर n बराबर 1 है तो थीटा बराबर बनेगा पाई बटा 2। ये पाई बटा 2 यहां रखा, -16 कॉस पाई। पॉजिटिव पॉजिटिव आया ना। और पॉजिटिव मतलब क्या बताता है? अगर ये पॉजिटिव है तो ये पहचान देता है मिनिमा की। मैक्सिमा मिनिमा याद है ना? ये बता रहा है कि मिनिमा होगा किस पर? थीटा बराबर पाई बाई 2 पर। इस रेंज में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब मैक्सिमा के लिए एक होता है और क्या होता है? 0 हो सकता है। ठीक है, आगे जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि रेंज से बाहर निकल जाओगे। आगे इसलिए नहीं जा रहा, रेंज से बाहर निकल जाओगे। तो n का मान 0 रखा, ये ध्यान रखेंगे, ये केवल पहचान पत्र दिया है इसने, मान नहीं दिया है। इसने सिर्फ पहचान बताई है कि थीटा बराबर पाई बाई 2 पर मिनिमा होगा और थीटा बराबर 0 पर मैक्सिमा होगा। अब ये देखो यहां 0 भी बाहर आ रहा है, 0 को भी कंसिडर नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे? केवल 0 थीटा बराबर पाई बाई 2 लेंगे। तो यहां पे रखा f ऑफ पाई बाई 2। साथ में मैक्सिमा के लिए, अब मैक्सिमा के लिए 0 भी बाहर जा रहा है और 2 पाई भी बाहर जा रहा है, तो यही वैल्यू उठा लेंगे। ट्वेल्थ क्लास में बोर्ड के क्वेश्चंस आते थे ऐसे, उसको उदाहरण में दे रखा थे, जिसमें क्या था कि आपको बोलता था एक रेंज दे रखी है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, कोई फलन दे रखा है, बस ये चीज नहीं थी उसमें। कोई फलन दे रखा है तो फलन दे रखा है, उसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का तरीका अवकलन करो बराबर 0 करो। ठीक है, 2 बार अवकलन करो, चेक करो। अब रेंज से बाहर नहीं जा सकते, रेंज में केवल पाई बाई 2 सेट हो रहा है, पाई बाई 2 पे मान निकाल दिया जो कि मिनिमा आ रहा था। अब बाकी दूसरा मान इसी खुद पर आएगा पाई बाई 4 पर। ये आ गया। n बराबर 1 2 3 4 5 हो सकता है, इस रेंज के अंदर रहना है। n बराबर 1 ही सेट होता है। ओके, तो मैक्सिमा आ गया 0, मिनिमा आ गया -4। लिख लिया ना? इस वाली बुक में मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में सब कुछ डायरेक्ट लिखा हुआ है और या कोई अलग ही मेथड लगाया हुआ है। ठीक है, तो मेथड यही है आपका, एक बार अवकलन बराबर 0, दूसरी बार अवकलन धनात्मक ऋणात्मक और फिर वही। अब लिखो आगे थ्योरी में। थ्योरी में लिखिए जल्दी से फटाफट से, सारणिकों का गुणनफल
जीरो बाहर चला गया तो मैंने छोड़ दिया, ये यूं लिखा है, ले लिया था लेकिन बाद में रेंज देखी तो बाहर था, नहीं लेना। रेंज में बाहर है ना, रेंज अपने को 45 से 90 दे रखी है, तो 90 तो ये ले लिया, फिर 45 बचा तो 45 को ये ले लिया। अवकलन कैसा आया? अवकलज के अनुप्रयोग क्या हो जाता है यार तुम्हें बार बार? लिखो सारणिकों का गुणनफल। अरे बहुत बढ़िया रहा, लिख सारणिकों का गुणनफल। फर्स्ट पॉइंट लिख, फर्स्ट पॉइंट लिख, द्वितीय क्रम की दो सारणिकों का गुणनफल, द्वितीय क्रम की दो सारणिकों का गुणनफल ये पाई बाय 2 पे निकाल, ये तो फलन अब निकाला ना फलन का मान, और ये तो ये मिनिमम मान है, ये मैक्सिमम मान है। वो जो रेंज दी है उसको उठा के लिख दिया, रेंज में देख क्या है, और बैठ ही नहीं रहा ना। लिखो द्वितीय क्रम की दो सारणिकों का गुणनफल निम्न प्रकार किया जाता है, निम्न प्रकार किया जाता है। A1 B1 A2 B2 और ले लो अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2। दो तरीके हैं गुणा करने के। पहला तरीका है पंक्ति से स्तंभ, ये पंक्ति ये स्तंभ, ये अपना मैट्रिक्स मेथड भी होता है, जैसा मैट्रिक्स में करते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, A1 अल्फा 1 लिख लो, और सामने लिख लेना पंक्ति से स्तंभ गुणा, सामने लिख लेना पंक्ति से स्तंभ गुणा, पंक्ति से स्तंभ गुणा। ऐसे ही आएगा, देख लो, सामने लिख लेंगे पंक्ति से स्तंभ गुणा। अब नेक्स्ट लिखिए सेकंड, सेम टू सेम ले लो, A1 B1 A2 B2 अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 बराबर करके लिखिए पंक्ति से पंक्ति गुणा। लिखो पंक्ति से पंक्ति गुणा, क्या बनेगा पंक्ति से पंक्ति में, पंक्ति से पंक्ति गुणा। ये पहली पंक्ति इधर की, पहले के पास गई तो ये आया, दूसरे के पास गई तो ये आया। अब दूसरी पंक्ति उठेगी वहां से, तो A2 अल्फा 1 पंक्ति से पंक्ति गुणा, ये पंक्ति उठाई, ये पंक्ति से गुणा करी। ठीक है, जब ये दोनों गुणा हुए इधर, इधर वाली इससे गुणा होगी पहले, सेकंड आ गया, फिर ये उठेगी तो ये नीचे।
जो पहला था वो पंक्ति से स्तंभ गुणा, दूसरा है पंक्ति से पंक्ति गुणा। समझ गए ना, ये पंक्ति उठी, पहली पंक्ति के पास गई, ये आ गया, ये पंक्ति तो पहली रहेगी, दूसरी के पास गई तो ये आ गया। ठीक है, ओके। 3 के केस में भी सेम होगा, कर लोगे? तो लिखो फिर अगला, दोनों चीजें चलेगी, पंक्ति और स्तंभ दोनों केस। ठीक है, अब आगे लिखो सारणिकों का अवकलन, सारणिक का अवकलन। सारणिक का अवकलन, अवकलन ये सारणिक लिए कोई भी 2/2 3/3 कोई भी, नहीं एक्स के फलन है तो अपन नहीं मान लेते। सारे x के फलन है, इनका अवकलन करना है। तो अवकलन कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, पहली पंक्ति का अवकलन 2 एज इट इज, 2 एज इट इज, अभी लगा लेंगे ना। एक एक पंक्ति का एक बार अवकलन होता है। ठीक है, अब 12th क्लास में एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये दोनों, ये यहाँ पे तो x के फलन होते हैं, x के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट संख्याएं होती है। ठीक है, तो जब कांस्टेंट का अवकलन होगा तो ये 0 0 0 बन जाएगा, और यदि किसी भी सारणिक की एक पंक्ति 0 हो जाए तो पूरा सारणिक का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी वो कांस्टेंट होती है तो इनका मान भी 0 बन जाएगा। तो इस वजह से वो आपको ऐसा दिखता है, इसका अवकलन ये इसके बराबर दिखता है, मतलब उसकी एक पंक्ति का अवकलन के बराबर दिखता है। जबकि ऐसा होता है हर एक पंक्ति का अलग अलग होता है, उसके बाद में तीनों को जोड़ा जाता है। ठीक है, हाँ विविध में शायद। अच्छा, ये गुणनफल में एक चीज और लिख लेना, दो भिन्न भिन्न क्रम की सारणिकों का गुणनफल भी संभव है। दो भिन्न भिन्न क्रम की सारणिकों का गुणनफल भी संभव है, क्योंकि सारणिक में मान अवेलेबल होता है ना, इसलिए। क्रम की सारणिकों का गुणनफल भी संभव है। एक उदाहरण कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, हालांकि ये वाला पोर्शन क्या है जो अभी लिखवा रहा हूं ना, ये सारा पार्ट, ये अभी तक कभी पूछा नहीं गया। गुणनफल तो फिर भी कम भी काम आ जाए तो आ जाए, बाकी अवकलन और ये सब पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आना चाहिए। लिखो, अब उदाहरण लिखो। क्वेश्चन है
दो भिन्न भिन्न क्रम की सारणिकों का गुणनफल भी संभव है। अब किस प्रकार से करना है वो भी सिखाता हूं। देखिए पूरा, अरे एक बार पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। क्वेश्चन लिखो। डेल्टा 1 हमारे पास दिया हुआ है 1 2 2 1। डेल्टा 2 दिया हुआ है 1 2 3 2 1 3 1 2 4। ये 2 गुणा 2 है, ये 3 गुणा 3 है। दो भिन्न भिन्न क्रम वाले सारणिकों का गुणनफल भी संभव है। तो डेल्टा 1 गुणा डेल्टा 2 बराबर ये जो 2 गुणा 2 की थी इसको 3 गुणा 3 में बदल दिया। क्या करा? वन जीरो जीरो और 1 0 0 रो और कॉलम जोड़ दिया अलग से। 3 गुणा 3 का बन गया। तरीका सीख रहे हैं, ठीक है। और डेल्टा 2 तो है यहाँ पे। बड़े को छोटे में नहीं बदल सकते, उसमें से हटा थोड़ी सकते हैं, लेकिन छोटे को बड़े में जोड़ के बदल सकते हैं। तो छोटे वाले को बड़े में बदल दिया। 1 2 3 2 3 1 2 1 3 कोई भी विधि से गुणा कर लो। ये क्वेश्चन है, इन दोनों को गुणा करना है। इसका ऑर्डर है 2 गुणा 2, इसका ऑर्डर है 3 गुणा 3। इसको भी 3 गुणा 3 में बदलेंगे। सारणिक में पॉसिबल है, मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या पॉसिबल है सारणिक में? इसको 3 गुणा 3 में बदलना। कैसे बदला? 1 0 0 1 0 0 लगा दिया। 1 2 2 1 ये बैठ गया इधर, ठीक है। अभी किसकी बन गई? 3 गुणा 3 की बन गई। अब सिंपल गुणा करना है। गुणा करने की दो विधि है, दोनों में से कोई सी भी एक विधि यूज कर लो। गुणा करने की दो विधि है, दो में से कोई सी भी एक यूज कर लीजिए। थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, कई बार फर्क पड़ सकता है, कई बार सेम भी आ सकता है, डिपेंड्स। कितना रहा है? हल करो, इसको वैल्यू करो। कौन सी विधि लगा रहे हो बताओ? ठीक है, ठीक है, तो मान निकाल तू तेरा। ठीक है, मान निकाल। मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की फॉर्म में है ना, पूरा मान निकालो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, संख्या आएगी। करना, गुणा तो कर, गुणा करना नहीं आ रहा। सिंपल ये ऐसा ऐसा कर ले, या फिर ऐसे डायरेक्ट कर ले, कैसे भी कर ले। 0 0 है। आ रहा है 1 2 3 4 5 11 5 4 10। ये कौन सी विधि लगाई है? पंक्ति स्तंभ में आ रहा है ये वाली, ठीक है। 1 2 3 4 5 11 5 4 10। उसमें डिफरेंट आएगा, वैल्यू लास्ट में सेम आएगी। अरे पंक्ति पंक्ति लगाई तो भी आएगा, लास्ट में जाके सेम होएगा, अभी नहीं। सारणी का मान आ रहा है, निकल रहा है अभी। हाँ, 9 आ रहा है। सारणी का मान आएगा 9। गुणा करने पर आ रहा है 1 2 3 4 5 11 5 4 10
ठीक है, ओके, तो करते हैं खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। प्रायिकता शुरू करेंगे अब अगला चैप्टर।